आज है 10 दिसंबर बुधवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के अंक में हम देश और दुनिया की उन खबरों का विश्लेषण करेंगे जो सीधे आपसे और आपके जीवन से जुड़ी हैं। आज की सबसे बड़ी सुर्खियों में हम बात करेंगे भारत में लगातार चौड़ी होती अमीरी और गरीबी की खाई के बारे में, जहां देश की 40% संपत्ति केवल 1% लोगों के पास है। हम रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां माओवाद के खात्मे के जश्न के बीच आदिवासियों पर खनन और विस्थापन का नया खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा हम जानेंगे कि इंडिगो एयरलाइंस की मनमानी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों फटकार लगाई है, और क्या है एनआईए के 100% कन्विक्शन रेट के पीछे का स्याह सच, जिसका खुलासा द वायर की एक रिपोर्ट ने किया है। साथ ही संसद में गूंजे वंदे मातरम पर महुआ मोइत्रा के भाषण के मुख्य अंश भी हम आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करते हैं देश की आर्थिक सेहत से जुड़ी एक चिंताजनक खबर से। स्क्रॉल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक बन गया है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के निष्कर्ष बताते हैं कि भारत में सबसे अमीर 1% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। वहीं अगर हम सबसे अमीर 10% लोगों की बात करें तो उनके कब्जे में कुल संपत्ति का 65% हिस्सा है। आय में असमानता की स्थिति भी कम डरावनी नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि शीर्ष 10% कमाने वालों को राष्ट्रीय आय का 58% मिलता है, जबकि नीचे की 50% आबादी के हाथ में केवल 15% आय ही आती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले एक दशक में महिला श्रम भागीदारी में कोई खास सुधार नहीं हुआ है और यह महज 15.7% पर अटकी हुई है। रिपोर्ट के प्रमुख लेखक रिकार्डो गोमेज करेरा का कहना है कि असमानता तब तक खामोश रहती है जब तक कि यह अपमानजनक न हो जाए। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। फ्रंटलाइन में आशुतोष शर्मा की एक रिपोर्ट बताती है कि छत्तीसगढ़ राज्य अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और राज्य में शांति का सूर्योदय हो रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार माओवाद पर जीत के इस जश्न के बीच आदिवासियों पर अब विकास और खनन का खतरा मंडरा रहा है। हसदेव क्षेत्र में पेड़ों की कटाई और अदानी समूह से जुड़ी खनन परियोजनाओं को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थानीय आदिवासियों का आरोप है कि पैसा कानून और ग्राम सभा की सहमति को दरकिनार किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब लड़ाई का स्वरूप बदल रहा है। यह अब जंगल में गोलीबारी की लड़ाई नहीं बल्कि विस्थापन और कानूनी अधिकारों की लड़ाई बन गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि राज्य को अब अदानीगढ़ में बदला जा रहा है। उड्डयन क्षेत्र में मची अफरा-तफरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में हुई भारी अव्यवस्था पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने सरकार से सीधा सवाल पूछा कि आपने हालात को इतना बिगड़ने ही क्यों दिया और कार्रवाई तब क्यों की जब पानी सिर से ऊपर चला गया। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि जब यात्री परेशान थे तब अन्य एयरलाइनों ने टिकट की कीमतें 5,000 से बढ़ाकर 35,000 रुपये तक कैसे कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ यात्रियों की परेशानी का मुद्दा नहीं है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के नुकसान का भी सवाल है। कोर्ट ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि वह न केवल रद्द उड़ानों के लिए बल्कि यात्रियों को हुई अन्य परेशानियों के लिए भी मुआवजा दे। साथ ही डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को तलब कर लिया है। जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एनआईए के 100% दोष सिद्धि दर यानी कन्विक्शन रेट का दावा किया था। लेकिन द वायर की एक पड़ताल, जिसे द फोर्स्ड गिल्ट प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, एक अलग ही तस्वीर पेश करती है। जांच में पाया गया है कि लंबी हिरासत और जमानत मिलने में अत्यधिक मुश्किलों के चलते आरोपी बिना ट्रायल के ही खुद को दोषी मानने को मजबूर हो रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि एनआईए के 15 सालों के इतिहास में जिन 133 मामलों में फैसला आया है, उनमें से 54 मामलों में आरोपियों ने खुद को दोषी मान लिया यानी प्ली गिल्टी किया। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 54 मामलों में से 49 मामलों में आरोपी मुस्लिम थे। वकीलों का कहना है कि यह अपराध बोध नहीं बल्कि यूएपीए कानून के तहत अनिश्चितकालीन जेल से बचने का हताशा भरा कदम है। कई मामलों में आरोपियों को उतनी ही सजा दी जाती है जितनी वे पहले ही जेल में काट चुके होते हैं। किसान आंदोलन को 5 साल पूरे हो चुके हैं। हरकारा डीप डाइव को दिए एक इंटरव्यू में किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि सरकार ने किसानों से आखिरी बार 22 जनवरी 2021 को बात की थी। उसके बाद से संवाद पूरी तरह ठप है। टिकैत ने कहा कि भले ही 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए हों, लेकिन निजी मंडियों और जमीन छीनने की कोशिशें अब भी जारी हैं।
उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एमएसपी न होने से किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। टिकैत ने आंदोलन के भविष्य पर बात करते हुए कहा कि मंच पर राजनीतिक नेताओं को जगह देने से आंदोलन कमजोर होता है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि वे कोई भी काम करें लेकिन अपनी जमीन न बेचें क्योंकि खेत उनके लिए संपत्ति है, बोझ नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका हल बेईमान नहीं है बल्कि दिल्ली की कलम बेईमान है। जातिगत भेदभाव की एक शर्मनाक घटना मध्य प्रदेश से सामने आई है। रायसेन जिले में एक व्यक्ति को दलित के घर भोजन करने की सजा भुगतनी पड़ी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भरत सिंह धाकड़ और उनके साथियों ने एक दलित परिवार के घर मृत्यु भोज में हिस्सा लिया था। इसके बाद ग्राम पंचायत ने उनके सामाजिक बहिष्कार का फरमान सुना दिया। पंचायत ने कहा कि दलित के घर खाना खाना गौ हत्या से भी बड़ा पाप है। आरोप है कि पंचायत के दबाव में 2 लोगों ने गंगा स्नान करके और भोज देकर तथाकथित प्रायश्चित कर लिया, लेकिन भरत सिंह धाकड़ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। हालांकि गांव के सरपंच ने इन आरोपों को निराधार बताया है। ये घटना बताती है कि 21वीं सदी में भी जाति व्यवस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं। पश्चिम बंगाल में खानपान को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित गीता पाठ कार्यक्रम के दौरान एक स्ट्रीट वेंडर की पिटाई का मामला सामने आया है। हुगली के रहने वाले शेख रजाउल का कसूर सिर्फ इतना था कि वो कार्यक्रम स्थल के पास चिकन पैटी बेच रहे थे। भीड़ ने न केवल उनके साथ मारपीट की बल्कि उनका हजारों रुपये का सामान भी नष्ट कर दिया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक घमासान मच गया है। माकपा नेता सायन बंदोपाध्याय ने इसे मॉब लिंचिंग जैसा बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर बंगाल की संस्कृति पर हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये घटना खानपान की स्वतंत्रता और असहिष्णुता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। भगवान के नाम पर भी घोटाले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में 55 करोड़ रुपये का अंगवस्त्रम घोटाला सामने आया है। यह मामला मंदिर में आने वाले वीआईपी अतिथियों को दिए जाने वाले शॉल से जुड़ा है। जांच में पता चला है कि 2015 से 2025 के बीच शुद्ध रेशम के नाम पर घटिया क्वालिटी के कपड़े की आपूर्ति की गई। जांच में यह भी पाया गया कि सप्लाई किए गए कपड़ों पर लगे होलोग्राम नकली थे और शॉल पर जरूरी पारंपरिक चिन्ह भी गायब थे। टीटीडी के चेयरमैन ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद यह खुलासा हुआ। ट्रस्ट बोर्ड ने अब इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो से कराने का प्रस्ताव पारित किया है। साथ ही खरीद विभाग से जुड़े एक कर्मचारी का तबादला कर दिया गया है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच एक छोटी लेकिन अहम खबर आई है। बीजेपी विधायक और पूर्व स्पीकर युमनाम खेमचंद सिंह ने 2 कुकी गांवों का दौरा किया। मई 2023 में हिंसा शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब कोई मैतेई नेता कुकी इलाके में गया है। उन्होंने राहत शिविरों में लोगों से मुलाकात की और शांति की अपील की। नागा नेताओं ने उनके इस कदम की सराहना की है। हालांकि कुकी संगठनों ने इस दौरे को महज एक फोटो ऑप करार दिया है। उनका आरोप है कि विधायक तब आए जब गांव के पुरुष काम पर गए थे और उन्होंने केवल बच्चों और महिलाओं के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। कुकी संगठनों का कहना है कि यह केवल ये दिखाने की कोशिश है कि शांति बहाल हो गई है, जबकि जमीनी हकीकत अभी भी तनावपूर्ण है। गुजरात से राशन कार्ड रद्द होने के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 5 सालों में गुजरात सरकार ने 6,34,000 राशन कार्ड रद्द किए हैं। दिलीप सिंह क्षत्रिय की रिपोर्ट बताती है कि यह प्रक्रिया साल दर साल तेज होती गई है। 2021 में अचानक 2 लाख से ज़्यादा कार्ड हटाए गए थे। आलोचकों का कहना है कि यह केवल डेटा की सफाई नहीं है बल्कि गरीबों का मौन बहिष्कार है। सरकार ने सफाई दी है कि डुप्लीकेट एंट्री और अपात्र लाभार्थियों को हटाया गया है। सरकार का दावा है कि आधार या ई-केवाईसी की वजह से किसी का कार्ड रद्द नहीं हुआ। लेकिन बढ़ते विलोपन के बीच शिकायतों की कमी यह सवाल खड़ा करती है कि क्या गरीब परिवारों की पहुंच शिकायत निवारण तंत्र तक है भी या नहीं। यह आंकड़े राज्य में खाद्य सुरक्षा के ढांचे पर गंभीर सवाल उठाते हैं। सिर्फ राशन कार्ड ही नहीं, गुजरात में मनरेगा के मजदूरों के नाम भी बड़ी संख्या में हटाए गए हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2019 से 2025 के बीच 7.5 लाख जॉब कार्ड रद्द किए गए और करीब 22,68,000 मजदूरों के नाम हटाए गए हैं। यह आंकड़े ग्रामीण रोजगार की स्थिति पर चिंता पैदा करते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह कदम फर्जी जॉब कार्ड और दोहरी प्रविष्टियों को रोकने के लिए उठाया गया है। पूरे देश में 4.5 करोड़ जॉब कार्ड हटाए गए हैं। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि इसी दौरान नए कार्ड भी जारी किए गए हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नामों का हटाया जाना यह संकेत देता है कि या तो सिस्टम में भारी गड़बड़ी थी या फिर जरूरतमंद मजदूरों को काम से वंचित किया जा रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने वीर सावरकर के नाम पर दिए जाने वाले पुरस्कार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार थरूर ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि उन्हें न तो इस पुरस्कार के बारे में कोई जानकारी थी और न ही उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति दी थी। उन्होंने कहा कि पुरस्कार देने वाली संस्था और इसके विवरण के अभाव में इसे स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। जिस संगठन ने यह अवार्ड देने का ऐलान किया था उसने दावा किया था कि थरूर ने सहमति दी थी। यह वाकया थरूर और उनकी पार्टी के बीच किसी भी संभावित विवाद को टालने के रूप में भी देखा जा रहा है। दूसरी ओर रिलायंस के अनंत अंबानी को पशु कल्याण के लिए एक बड़ा सम्मान मिला है। वंतारा के संस्थापक अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी ने ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है। वो ये सम्मान पाने वाले पहले एशियाई और सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। वाशिंगटन डीसी में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। अनंत अंबानी ने इसे सर्वभूत हित यानी सभी प्राणियों के कल्याण के सिद्धांत की जीत बताया। वंतारा को हाल ही में एक व्यापक ऑडिट के बाद ग्लोबल ह्यूमन सर्टिफाइड भी घोषित किया गया था। अब आखिर में बात संसद में वंदे मातरम पर हुई चर्चा और महुआ मोइत्रा के भाषण की। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब देश बेरोजगारी, प्रदूषण और महंगाई से जूझ रहा है तब सरकार एक गीत के 150वें वर्ष पर चर्चा करा रही है। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि बंकिम चंद्र ने जब ये गीत लिखा था तब न तो आरएसएस था और न ही बीजेपी। महुआ मोइत्रा ने वंदे मातरम के छंदों का उपयोग करते हुए सरकार की पोल खोली। उन्होंने कहा कि सुजलाम का दावा करने वाली सरकार ने पानी को प्रदूषित कर दिया है। मलयज शीतलाम यानी ठंडी हवा की बात करने वाले देश में लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। शस्य श्यामलाम यानी हरी भरी धरती वाले देश में किसानों के बजट में कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आस्था को दिल में रखने के बजाय हथियार बना लिया है। उन्होंने चुनौती दी कि बीजेपी वाले ये गीत सही से गा भी नहीं पाते और दूसरों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। उन्होंने साफ किया कि वंदे मातरम बंगाल की आत्मा है और इसे विभाजनकारी एजेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देश और दुनिया के इन अहम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। ये स्क्रिप्ट आप हरकारा के सबस्टैक और सोशल मीडिया पेज पर भी पढ़ सकते हैं। अगले पॉडकास्ट में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया